हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू आवर चैनल फिजियोसॉरस। इस वीडियो में आज हम लोग पढ़ेंगे आईपी जॉइंट्स ऑफ फिंगर। ठीक है, तो इसके पहले हम लोगों ने हैंड कॉम्प्लेक्स में दो जॉइंट्स के बारे में हम लोगों ने चर्चा किया था। सबसे पहला वीडियो था हमारा सीएमसी जॉइंट के बारे में और जो दूसरा वीडियो था वो था एमसीपी जॉइंट के बारे में। तो ये बेसिकली तीसरा वीडियो है। इसमें हम लोग आईपी जॉइंट्स को पूरा डील करेंगे इंक्लूडिंग इट्स रेंज ऑफ मोशन। हमारा पैटर्न ठीक वैसा ही होगा जैसा हम लोगों ने पिछले दो वीडियोस में डील कर रखा है। बट वीडियो को स्टार्ट करने से पहले मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट करूंगा कि आप लोग सबसे पहले जो मेरा फर्स्ट वीडियो था हैंड कॉम्प्लेक्स पे जिसका टॉपिक था सीएमसी जॉइंट, एक बार आप उसको देख लीजिए, क्योंकि अगर आप उसको वीडियो को देखेंगे तो आपको समझ में आएगा कि हमारा जो पढ़ने का पैटर्न है वो क्या रहने वाला है। क्योंकि जब आप बुक पढ़ेंगे तो उसमें थोड़ा काफ़ी कन्फ्यूजिंग तरीके से लिखा हुआ है, जो कि मुझे भी बहुत डिफिकल्ट लगा था। बट धीरे धीरे चीज़ों को सिंपलर बनाने में थोड़ा टाइम लगा है, बट आप लोगों के लिए थोड़ा मैंने सिंपल बनाने की कोशिश की है। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम लोग बात कर लेते हैं कि कौन कौन से बोन से ये बना है। तो इंटरफेलेंजियल जॉइंट नाम से ही समझ में आ रहा है कि दो फेलिंग्स के बीच में बना हुआ है ये जॉइंट। तो इसमें जो बोन होगा वो एक तो होगा प्रॉक्सिमल फेलिंग्स और दूसरा होगा डिस्टल फेलिंग्स। तो जो प्रॉक्सिमल फेलिंग्स है उसका हेड और जो डिस्टल फेलिंग्स है उसका बेस, ये दोनों मिलकर के आईपी जॉइंट्स का फॉर्मेशन करवाता है। दूसरा पॉइंट ये है कि ये ट्रू साइनोवियल हिंज जॉइंट है। तीसरा पॉइंट ये है कि इसका डिग्री ऑफ फ्रीडम 1 होता है। जॉइंट कैप्सूल इसमें प्रेजेंट होते हैं और वोलर प्लेट से ही जॉइंट का जो कैप्सूल है वो अटैच्ड होता है। अब यहाँ पे एक नया नाम आ गया, वोलर प्लेट। तो वोलर प्लेट बेसिकली नया नाम नहीं है। जिन लोगों ने मेरा पहला वीडियो देखा है उन लोगों को समझ में आ रहा होगा कि वोलर प्लेट क्या होता है। तो अगर आप लोगों नहीं जानते हैं कि वोलर प्लेट क्या है तो इसके पहले वाला वीडियो जो कि एमसीपी जॉइंट्स के बारे में था, आप लोग उसको एक बार डिटेल में देखिए। उसमें मैंने बहुत अच्छे तरीक़ा से वोलर प्लेट को समझाया है और उसका फंक्शन वगैरह सभी कुछ डील किया है। ठीक है, इसमें भी सेम एमसीपी जॉइंट्स की तरह दो कोलेटरल लिगामेंट प्रेजेंट होता है, जो कि हमारा नेक्स्ट पॉइंट है। अब थोड़ा आर्टिकुलेटिंग सरफेस के बारे में भी बात कर लिया जाए तो डिस्टल फेलिंग्स जो होता है उसमें दो कनकेव फैसेट होते हैं और उसके बीच में सेंट्रल रिज जैसा प्रेजेंट होता है स्ट्रक्चर। ऑलराइट, और जो प्रॉक्सिमल फेलिंग्स होता है वो बेसिकली एक तरह का पुली शेप्ड होता है। अब यहाँ पे एक इम्पॉर्टेंट हाईलाइट ये है कि जो आर्टिकुलर सरफेस होता है और वो भी पोस्टीरियर आर्टिकुलर सरफेस जो होता है वो बहुत कम होता है पीआईपी और डीआईपी में। तो जिसके कारण हाइपर एक्सटेंशन का जो रेंज ऑफ मोशन है वो बहुत लिमिटेड में होता है और पीआईपी में तो बिल्कुल होता ही नहीं है। ठीक है, तो सिंस पोस्टीरियर आर्टिकुलर सरफेस इज वेरी लिटिल एट द पीआईपी एंड डीआईपी जॉइंट, सो देयर इज वेरी लिमिटेड हाइपर एक्सटेंशन इन डीआईपी एंड नन इन पीआईपी। तो अभी आप वीडियो पॉज करके अगर आप अपने फेलिंग्स का जब आप फ्लेक्शन करेंगे, हाइपर एक्सटेंशन करेंगे, तो आप देखिएगा कि जो पीआईपी जॉइंट है उसमें तो हाइपर एक्सटेंशन हो ही नहीं रहा। लेकिन जो भी हाइपर एक्सटेंशन आप देख रहे हैं अपने फिंगर में वो सारे किस में होते हैं, डीआईपी जॉइंट में। नाउ वोलर प्लेट का काम क्या है? तो वोलर प्लेट का काम वही है जो एमसीपी में था। वोलर प्लेट स्टेबिलिटी को इन्हांस करता है, हाइपर एक्सटेंशन को लिमिट करता है, बट ये डीप ट्रांसवर्स लिगामेंट से कनेक्टेड नहीं है। अब यहाँ पे भी एक नया टॉपिक आ गया, ये डीप ट्रांसवर्स लिगामेंट क्या है। तो इसको भी समझने के लिए एक बार आप पिछला वीडियोस देख लीजिए, क्योंकि वहाँ पे मैंने इन दोनों के बीच का रिलेशन भी बताया है। अब थोड़ा लिगामेंट्स के बारे में भी चर्चा कर लें। तो कोलेटरल लिगामेंट्स आर प्रेजेंट एट द बेस ऑफ द पीआईपी एंड डीआईपी एंड सम पोर्शंस ऑफ द कोलेटरल लिगामेंट इट प्रोवाइड्स सपोर्ट थ्रू आउट द रेंज ऑफ मोशन ऑफ PIP and DIP joints. Also, injury to the collateral ligament of PIP joint are very common. ठीक है, तो PIP joint का जो collateral ligament होगा उसका इंजुरी बहुत कॉमन होता है। Also, collateral ligament of radial side is more likely to get injured than the ulnar side. तो अब क्या है कि रेडियल साइड में जो collateral ligament होता है वो ज़्यादा, उसका इंजर होने का चांसेस बहुत ज़्यादा होता है, बेसिकली ट्वाइस द टाइम्स होता है देन दी अल्नर साइड। तो अगर आप बोलेंगे कि रेडियल कोलेटरल लिगामेंट और अल्नर कोलेटरल लिगामेंट में दोनों में से इंजर होने का चांसेस ज़्यादा किस में है, तो ज़्यादा है आपका रेडियल कोलेटरल लिगामेंट। तो यहाँ पे एक मैंने डायग्राम बनाया था, ये थंब है आपका। ठीक है,
और ये लिटिल फिंगर है आपका, ये रेडियल साइड हो गया, ये अल्नर साइड हो गया, ठीक है। चलिए, नाउ लेटरल कोलेटरल लिगामेंट ऑफ इंडेक्स फिंगर इज द स्ट्रॉन्गेस्ट ऑफ पीआईपी कोलेटरल लिगामेंट। इंडेक्स फिंगर कौन है, यहाँ पे मैंने अपने हाथ का ही ये फोटो डाला था, ये है आपका सबसे ऊपर जो थंब के पास वाला जो फिंगर है वो है आपका इंडेक्स फिंगर। अब इंडेक्स फिंगर का जो कोलेटरल लिगामेंट होगा, उसका जो पीआईपी कोलेटरल लिगामेंट होगा वो सबसे स्ट्रांग होता है, और जो लिटिल फिंगर का जो कोलेटरल लिगामेंट होता है वो सबसे वीकेस्ट होता है। क्यों? क्योंकि जब आप फिंगर ऐसे मुट्ठी जब आप बंद कर रहे हैं तो यहाँ पे देखिए मेरा हाथ जो थंब है वो सबसे ज़्यादा प्रेशर किस पे लगा रहा है, वो इंडेक्स फिंगर पे सबसे ज़्यादा प्रेशर लगाता है। तो इंडेक्स फिंगर पे सबसे ज़्यादा फोर्स लगने के कारण वो क्या है कि वो स्ट्रांग है, ठीक है। और चूंकि थंब का सबसे कम फोर्स लग रहा है आपका लिटिल फिंगर पे, इसलिए उसका जो कोलेटरल लिगामेंट होता है वो सबसे वीक है। चलिए, नाउ द कोलेटरल लिगामेंट का जो फंक्शन है वो क्या है, तो इट बेसिकली लिमिट्स द एक्सेसिव एब्डक्शन, ठीक है। चलिए, नेक्स्ट पॉइंट आता है आपका रेंज ऑफ मोशन। रेंज ऑफ मोशन के बारे में बात कर लेते हैं। तो रेंज ऑफ मोशन में सबसे पहले हम लोग बात कर लेते हैं फ्लेक्शन और एक्सटेंशन का। तो फ्लेक्शन और एक्सटेंशन ऑफ इंडेक्स फिंगर की अगर हम लोग बात करें तो इंडेक्स फिंगर में पीआईपी में अगर स्पेसिफिकली हम लोग बात कर रहे हैं तो उसमें होता है 100 to 110 डिग्रीज, ओके। और डीआईपी में अगर हम लोग बात करें तो 80 डिग्रीज तक होता है। रेंज फॉर पीआईपी एंड डीआईपी फ्लेक्शन और एक्सटेंशन एट ईच फिंगर इंक्रीजेज फ्रॉम रेडियल टू अल्नर साइड। तो क्या है कि जब आप रेडियल टू अल्नर साइड अगर आप जाएंगे तो देर इज सिग्निफिकेंटली इंक्रीज इन रेंज ऑफ मोशन इन प्रॉक्सिमल इंटरफैलेंजियल जॉइंट। हालांकि बहुत ज़्यादा चेंज आपको डीआईपी में देखने को नहीं मिलता है, बट चेंजेस आपको सबसे ज़्यादा कहाँ देखने को मिलेगा, पीआईपी में। क्या है कि ये रेडियल से अल्नर साइड अगर आप जाते हैं, मतलब कि आप इंडेक्स फिंगर से अगर आप लिटिल फिंगर की ओर जाएंगे तो इंडेक्स फिंगर का पीआईपी में फ्लेक्शन या एक्सटेंशन का रेंज ऑफ मोशन आपका ज़्यादा होगा किसके कंपैरिजन में, अल्नर के पीआईपी जॉइंट के फ्लेक्शन और एक्सटेंशन के रेंज ऑफ मोशन के कंपैरिजन में। डाटा आपके सामने है, इंडेक्स फिंगर के पीआईपी में देख लीजिए 100 to 110 डिग्री हो रहा है, लेकिन फिफ्थ में क्या हो रहा है, फिफ्थ फिंगर में क्या हो रहा है, फिफ्थ फिंगर के जो रेंज ऑफ मोशन की अगर हम लोग बात करें तो पीआईपी में जो रेंज ऑफ मोशन है वो 135 डिग्रीज है। तो ये आप देख सकते हैं कि डिफरेंसेस आपका बढ़ रहा है ना, ये तो हो गया आपका रेडियल साइड, ठीक है। और जो फिफ्थ फिंगर हो गया ये हो गया आपका अल्नर साइड। तो सबसे ज़्यादा रेंज ऑफ मोशन किधर है, अल्नर साइड की तरफ है। तो रेडियल टू अल्नर अगर आप जाएंगे तो रेंज ऑफ मोशन आपका बढ़ता है। हालांकि जब आप देखेंगे तो डीआईपी में देखिए बहुत ज़्यादा इंक्रीमेंट नहीं हुआ है, डीआईपी में 80 डिग्रीज तक दिखा रहा है। कहाँ पे आपका जो ये डाटा है वो 80 डिग्रीज तक जा रहा है, किसमें, इंडेक्स फिंगर में। और जो डीआईपी का जो रेंज ऑफ मोशन है वो 90 डिग्रीज तक जा रहा है फिफ्थ फिंगर में। तो डीआईपी में बहुत ज़्यादा आपको डिफरेंसेस देखने को नहीं मिलेंगे, बट देयर इज अ ह्यूज डिफरेंस इन फिफ्थ फिंगर एंड इंडेक्स फिंगर। और कौन सी की किसकी बात कर रहा हूँ मैं, तो पीआईपी की बात कर रहा हूँ मैं, ठीक है। अब क्या है कि रेडियल से अल्नर की तरफ आप जब अप्रोच करेंगे तो रेंज ऑफ मोशन तो आपका बढ़ता ही है आईपी जॉइंट में, और आईपी में भी अगर हम लोग स्पेसिफिकली अगर हम लोग बात करें तो पीआईपी में आपको ज़्यादा देखने को मिलेगा इन कंपेयर टू डीआईपी। बट इसके साथ साथ दो और जॉइंट में भी ये सेम चीज़ें होती हैं, और वो दो जॉइंट कौन सा है, एमसीपी और सीएमसी। मतलब कि एमसीपी और सीएमसी में भी जब आप रेडियल से अल्नर की तरफ जाएंगे तो रेंज ऑफ मोशन आपको बढ़ा हुआ दिखेगा। अब इसका बेनिफिट समझ लीजिए, इसका एडवांटेज क्या है, ठीक है। तो सबसे पहला एडवांटेज है मोर टाइटर ग्रिप, और दूसरा एडवांटेज है बेटर फिट। अब इसके साथ साथ अल्नर साइड पे ज़्यादा रेंज ऑफ मोशन होने के कारण जो आपका जो फिंगर है जब आप मुट्ठी बांधते हैं तो देर इज मोर एंगुलेशन ऑफ फिंगर्स टुवर्ड्स द स्केफॉइड बोन विच बेसिकली फैसिलिटेट्स द ऑपोजिशन ऑफ फिंगर टू द थंब। इसको एक डायग्राम से समझते हैं तो अच्छे से क्लियर हो जाएगा। डायग्राम आप देखिए ये वाला, यहाँ पे जैसे ही वो मुट्ठी बंधा हुआ है तो देखिए आप फिंगर्स का जो एंगुलेशन है वो किसकी तरफ है, स्केफॉइड बोन की तरफ है ना। तो इसके कारण ये क्या कर रहा है, बेसिकली इट फैसिलिटेट्स द ऑपोजिशन मूवमेंट ऑफ फिंगर्स टू द थंब। तो इसी के कारण आपको ज़्यादा ग्रिप और ज़्यादा बेटर फिटिंग देखने को मिलता है। मतलब कि किसी भी ऑब्जेक्ट को आप ज़्यादा बेटर ग्रिप के साथ आप उसको पकड़ पाइएगा, एक बेटर फिटिंग होगा, ठीक है, ये सारी चीज़ें होंगी। तो ये किसके कारण होता है, यह
तो रीज़न हम लोगों को समझ में आ गया। तो इस वीडियो को यहीं पे एंड करते हैं। नेक्स्ट वीडियो हमारा होगा पामर आर्च के बारे में। इसको भी हम लोग डिटेल में जानेंगे। जो आपके 3 तरह के पामर आर्च होते हैं, ट्रांसवर्स आर्च में भी 2 तरह का हो गया, प्रॉक्सिमल और डिस्टल, और फिर लॉन्गिट्यूडनल। इन सब के बारे में हम लोग डिटेल में जानेंगे बट नेक्स्ट वीडियो में। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।